क्या होगा अगर एक दिन तुम्हारी आंख खुले और तुम खुद को स्पेस के बीचों बीच एक अनजान स्पेसशिप में पाओ। न तुम्हें अपना नाम याद हो, न अपना मिशन, और तुम्हारे सामने दो डेड बॉडीज पड़ी हों। कुछ ऐसा ही इस कहानी में होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है रायलैंड ग्रेस नाम के एक आदमी से, जो अचानक अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप के अंदर पाता है। उसका शरीर पूरी तरह कमजोर था, जैसे वह बहुत लंबे समय तक गहरी नींद में रहा हो। उसे ठीक से चलना तक मुश्किल हो रहा था, और सबसे अजीब बात यह थी कि उसे कुछ भी याद नहीं था, न यह कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, न यह कि वह कौन है, और न ही यह कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी स्पेसशिप की एआई सिस्टम उससे बात करती है और बताती है कि उसका ब्रेन अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि वह बहुत लंबे क्रायोस्लीप में था, और इसी वजह से उसकी मेमोरी धीरे धीरे वापस आएगी। लेकिन दोस्तों, ग्रेस पैनिक में आ जाता है, क्योंकि उसके सामने दो और एस्ट्रोनॉट्स पड़े थे जो अब मर चुके थे। यह देखकर वह पूरी तरह हिल जाता है। फिर वह स्पेसशिप की खिड़की से बाहर देखता है और समझ जाता है कि वह अर्थ से बहुत दूर है, इतना दूर कि हमारा सोलर सिस्टम तक दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब वह इंसानों की पहुंच से बहुत बाहर निकल चुका था। अब ग्रेस जल्दी जल्दी शिप का कंट्रोल रूम ढूंढता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद वह शिप को वापस अर्थ की तरफ मोड़ सके। लेकिन एआई उसे बताती है कि वह अर्थ से लगभग 11 लाइट ईयर्स दूर है। यह सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 11 लाइट ईयर्स मतलब अगर वह अभी वापस भी मुड़ जाए तो अर्थ पहुंचने में 11 साल लगेंगे। अब दोस्तों, उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि वह किसी बहुत बड़े मिशन पर है, लेकिन कौन सा मिशन, यह उसे अभी भी याद नहीं था। तभी उसकी मेमोरी फ्लैशबैक में लौटने लगती है, और यहीं हमें पता चलता है कि ग्रेस पहले कोई एस्ट्रोनॉट नहीं था, बल्कि अर्थ पर एक सिंपल स्कूल टीचर था जो बच्चों को साइंस पढ़ाता था। लेकिन दोस्तों, वह सिर्फ टीचर नहीं था, बल्कि एक ब्रिलियंट मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट भी था। इसी दौरान अर्थ पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस शुरू हो चुका था। साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि हमारा सूरज धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो रहा है और उसकी रोशनी कम हो रही थी। पहले यह चेंज छोटा था, लेकिन हर महीने यह और बढ़ रहा था। पूरी दुनिया डरने लगी, क्योंकि अगर सूरज कमजोर होता गया तो अर्थ का टेम्परेचर गिरने लगेगा, फसलें खत्म हो जाएंगी, समुद्र जम जाएंगे, और कुछ ही सालों में सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाएगी। अब साइंटिस्ट को इसका रीजन ढूंढना था, और तभी एक स्ट्रेंज डिस्कवरी होती है। उन्हें स्पेस में एक चमकती हुई लाइन दिखाई देती है जो वीनस से सूरज तक जा रही थी। इसे नाम दिया गया पेट्रोवा लाइन। पहले किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन बाद में पता चला कि यह टाइनी एलियन ऑर्गेनिजम्स थे जो सूरज की एनर्जी खा रहे थे। इन ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया गया एस्ट्रोफेज। दोस्तों, यह माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म था, लेकिन इसकी पावर अनइमेजिनेबल थी, क्योंकि यह सीधे स्टार्स की एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता था। और सिर्फ हमारा सूरज ही नहीं, बल्कि आसपास के कई स्टार्स भी इससे प्रभावित हो रहे थे। मतलब यह प्रॉब्लम सिर्फ अर्थ की नहीं थी, पूरे यूनिवर्स में कुछ बड़ा हो रहा था। यही एंट्री होती है ईवा स्ट्रैट की, जो एक पावरफुल साइंटिस्ट थी और इस पूरे मिशन को लीड कर रही थी। वह ग्रेस से मिलने आती है, क्योंकि उसने उसकी पुरानी रिसर्च पढ़ी थी। ग्रेस की थ्योरी थी कि हर लाइफ फॉर्म को सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए, और स्ट्रैट को लगा कि शायद यही थ्योरी एस्ट्रोफेज की वीकनेस बता सकती है। इसलिए वह ग्रेस को मिशन में शामिल होने के लिए कहती है। लेकिन दोस्तों, ग्रेस मना कर देता है, क्योंकि उसकी यही थ्योरी पहले गलत साबित हुई थी, और उसी वजह से उसका करियर खत्म हो चुका था। उसे खुद पर भरोसा नहीं था। लेकिन स्ट्रैट उसे समझाती है कि यह पर्सनल फेलियर का समय नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी को बचाने का समय है। आखिरकार ग्रेस उसके साथ रिसर्च लैब में पहुंच जाता है और एस्ट्रोफेज का सैंपल स्टडी करता है। कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसे एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि एस्ट्रोफेज सिर्फ एनर्जी खाता ही नहीं, बल्कि एनर्जी स्टोर भी करता है। मतलब दोस्तों, ये प्रैक्टिकली एक लिविंग बैटरी था, एक ऐसा फ्यूल जो अनइमेजिनेबल पावर दे सकता था। और यहीं पूरी गेम बदल जाती है, क्योंकि अब साइंटिस्ट्स को समझ आता है कि अगर वे एस्ट्रोफेज को फ्यूल की तरह यूज कर लें तो वे लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल कर सकते हैं। तभी स्ट्रैट उसे पूरी प्लान बताती है। पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक स्टार ऐसा मिला था जो एस्ट्रोफेज से अफेक्ट नहीं हुआ था, और उसका नाम था ताऊ चेती। वह अर्थ से लगभग 12 लाइट ईयर्स दूर था। मतलब अगर उस स्टार का सीक्रेट मिल जाए तो अर्थ बच सकती थी। अब प्लान यह था कि एक स्पेसशिप बनाई जाएगी जो ताऊ सेती तक जाएगी, वहां रिसर्च करेगी और सॉल्यूशन वापस अर्थ भेजेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यह वन वे मिशन था। जो वहां जाएगा वह शायद कभी वापस नहीं आएगा। मतलब यह मिशन ऑलमोस्ट सुइसाइड था। फिर भी दुनिया के बेस्ट एस्ट्रोनॉट्स चुने गए, क्योंकि वे अर्थ को बचाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब ट्रेनिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक एस्ट्रोनॉट मर जाता है। अब मिशन रुक नहीं सकता था, और तभी सबकी नजर ग्रेस पर जाती है, क्योंकि इस पूरे मिशन में एस्ट्रोफेज को सबसे अच्छी तरह वही समझता था। लेकिन ग्रेस डर गया था। वह इस मिशन पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे मरने से डर लगता था और अकेले स्पेस में फंसने का डर था। लेकिन स्ट्रैट उसे फोर्स करती है,
क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है प्रोजेक्ट हेल मैरी, एक ऐसा मिशन जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी की उम्मीद टिकी थी। लेकिन ग्रेस को अभी भी याद नहीं आया था कि ताऊ सेती पहुंचने के बाद उसका असली सामना किससे होने वाला है, क्योंकि वहां उसे सिर्फ सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला था, बल्कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी डिस्कवरी उसका इंतजार कर रही थी। अब दोस्तों, ग्रेस धीरे धीरे अपनी मेमोरी रिकवर कर रहा था और उसे अब याद आने लगा था कि वह यहाँ क्यों आया है। उसका मिशन था ताऊ सेती के आसपास मौजूद उस मिस्टीरियस स्टार सिस्टम को स्टडी करना और पता लगाना कि वहां ऐसा क्या है जो एस्ट्रोफेज को रोक रहा है, क्योंकि वही अर्थ को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। अब ग्रेस अपने शिप के सिस्टम्स चेक करता है और मिशन को आगे बढ़ाता है। वह ताऊ सेती के आसपास स्कैन करता है और नोटिस करता है कि वहां भी एस्ट्रोफेज मौजूद हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यहाँ का स्टार अर्थ के सूरज की तरह वीक नहीं हो रहा था। मतलब वहां कुछ ऐसा जरूर था जो एस्ट्रोफेज को कंट्रोल कर रहा था, और यही उसके सारे सवालों का आंसर हो सकता था। फिर दोस्तों, ग्रेस टेलीस्कोप से जूम करके देखता है और उसे एक प्लैनेट दिखाई देता है जिसके आसपास एस्ट्रोफेज की मूवमेंट अलग थी, जैसे वहां कोई इनविजिबल वॉल हो। इसका मतलब साफ था कि वहां जरूर कुछ ऐसा था जो एस्ट्रोफेज को मार रहा था। अब ग्रेस डिसाइड करता है कि उसे उस प्लैनेट के करीब जाना होगा, लेकिन तभी अचानक शिप का अलार्म बजने लगता है और एआई उसे बताती है कि उनके आसपास कोई अननोन ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है। पहले ग्रेस को लगा कि शायद यह कोई एस्ट्रॉयड होगा, लेकिन अगले ही सेकंड जो उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसके शिप के ऊपर एक विशाल मेटालिक ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग कर रहा था। वह परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड था और साफ दिख रहा था कि यह कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक एडवांस्ड स्पेसशिप थी जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। अब ग्रेस समझ जाता है कि वह यूनिवर्स में अकेला नहीं है। यह पहली बार था जब इंसान का सामना किसी एलियन सिविलाइजेशन से होने वाला था। शुरू में दोस्तों, ग्रेस बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि शायद एलियंस हॉस्टाइल हों, इसलिए वह अपने शिप को दूर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन वह एलियन शिप उसका पीछा करने लगता है, जैसे वह कांटेक्ट करना चाहता हो। तभी अचानक उस एलियन शिप से कुछ ऑब्जेक्ट्स उसकी तरफ फेंके जाते हैं। ग्रेस पैनिक में नीचे छिप जाता है क्योंकि उसे लगा कि यह हमला है। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसे रियलाइज होता है कि वे ऑब्जेक्ट्स डेंजरस नहीं थे। वे बस उसके शिप से टकराकर वापस बाउंस हो गए, जैसे कोई सिग्नल भेजा जा रहा हो। अब ग्रेस को समझ आता है कि यह अटैक नहीं बल्कि कम्युनिकेशन की कोशिश है। वह स्पेस सूट पहनता है और शिप के बाहर जाकर उन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करता है। जब वह उन्हें खोलता है तो अंदर स्ट्रेंज शेप्स और पैटर्न्स होते हैं। पहले उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे एलियन शिप उसके शिप से कनेक्ट होने लगता है। मेटालिक टनल्स उसकी शिप तक आने लगते हैं। मतलब अब डायरेक्ट कांटेक्ट होने वाला था। दोस्तों, ग्रेस बहुत नर्वस था क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो वह बच नहीं पाएगा। फिर भी वह हिम्मत करता है और उस टनल के अंदर जाता है। धीरे धीरे वह एलियन शिप के एंट्रेंस तक पहुंचता है। वहां उसके सामने एक ग्लास बैरियर होता है और बैरियर के दूसरी तरफ एक अजीब क्रीचर खड़ा था। पहली नजर में वह किसी जायंट स्पाइडर जैसा लग रहा था। उसका बॉडी स्ट्रक्चर इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके कई लेग्स थे और उसकी बॉडी स्टोन जैसी हार्ड थी। यह देखकर ग्रेस डर जाता है, लेकिन दोस्तों, वह क्रीचर उसे अटैक नहीं करता, बल्कि उसकी हर मूवमेंट कॉपी करने लगता है। ग्रेस हाथ उठाता है तो वह भी उठाता है। ग्रेस पीछे हटता है तो वह भी पीछे हटता है। मतलब वह भी उतना ही क्यूरियस था जितना ग्रेस। धीरे धीरे ग्रेस समझता है कि यह एलियन उसे समझने की कोशिश कर रहा है। अब दोनों के बीच पहली कम्युनिकेशन शुरू होती है। वे नंबर्स के जरिए बात करने की कोशिश करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं, सिग्नल्स देते हैं और एक बेसिक लैंग्वेज डेवलप करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद ग्रेस उस एलियन को नाम देता है रॉकी, क्योंकि उसकी बॉडी स्टोन जैसी थी, और रॉकी भी उसका नाम सीख जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच ट्रस्ट बनना शुरू हो जाता है। अब रॉकी रिवील करता है कि वह भी अपने प्लैनेट से इसी मिशन पर आया है। उसका स्टार भी एस्ट्रोफेज की वजह से खतरे में था। मतलब सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि उसकी दुनिया भी मरने वाली थी, और वह भी उसी आंसर की तलाश में था। यानी दोस्तों, दो अलग स्पीशीज, दो अलग प्लैनेट्स, लेकिन प्रॉब्लम सेम थी। यहीं से दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वे साथ मिलकर काम करेंगे। अब कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं रही बल्कि फ्रेंडशिप की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन उन्हें अभी नहीं पता था कि जिस आंसर की उन्हें तलाश थी उसके साथ एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस भी उनका इंतजार कर रहा था। अब दोस्तों, ग्रेस और रॉकी अब एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लगे थे। शुरुआत में जो मुलाकात डर से भरी थी, अब वही धीरे धीरे फ्रेंडशिप में बदल रही थी। दोनों अलग प्लैनेट से थे, उनकी लैंग्वेज अलग थी, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग था, लेकिन उनका मिशन एक ही था, अपने अपने स्टार्स को बचाना। अब ग्रेस रॉकी की लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाता है। कई घंटों की मेहनत के बाद फाइनली वह उसकी आवाजों को समझने लगता है और अब दोनों प्रॉपरली बात कर सकते थे। यही स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि रॉकी बताता है कि वह अपने प्लैनेट एरिड से आया है,
वह अकेला नहीं था, उसके साथ 23 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन लॉन्ग जर्नी के दौरान बाकी सब मर गए और अब सिर्फ वही अकेला बचा था। यह सुनकर ग्रेस शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी अपनी कहानी भी लगभग वैसी ही थी। उसके भी 2 साथी क्रायोस्लीप में मर चुके थे। मतलब दोस्तों, दोनों अलग स्पीशीज होते हुए भी सेम पेन शेयर कर रहे थे और यही उनकी बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाती है। अब दोनों मिलकर उस मिस्टीरियस प्लैनेट के पास जाते हैं जिसके आसपास एस्ट्रोफेज सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। ग्रेस उस प्लैनेट का नाम रखता है एड्रियन। अब दोनों एड्रियन के एटमॉस्फेयर से सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और रिसर्च शुरू करते हैं। कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्हें एक शॉकिंग डिस्कवरी मिलती है। वहां एक टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो एस्ट्रोफेज को खा रहा था। मतलब दोस्तों, यह एस्ट्रोफेज का नेचुरल प्रीडेटर था, यानी यूनिवर्स ने खुद इसका सॉल्यूशन पहले से बना रखा था। यह देखकर ग्रेस बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अगर यह ऑर्गेनिज्म अर्थ तक पहुंच जाए तो हमारा सूरज बच सकता है और रॉकी का स्टार भी। अब दोनों प्लान बनाते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स के सैंपल्स कलेक्ट करके अपने प्लैनेट्स तक भेजेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ये ऑर्गेनिजम्स प्लैनेट के डेंजरस क्लाउड्स के अंदर थे और वहां पहुंचना आसान नहीं था। वहां टेम्परेचर बहुत हाई था, ग्रेविटी डेंजरस थी और स्लाइटेस्ट मिस्टेक मतलब डेथ। फिर रॉकी एक स्मार्ट प्लान बनाता है। वह चेन सिस्टम डिजाइन करता है जिसकी मदद से वे नीचे जाकर सैंपल्स कलेक्ट कर सकते थे। अब प्रेपरेशन शुरू होती है। ग्रेस को मैनुअल पायलटिंग की ट्रेनिंग चाहिए थी, क्योंकि वह प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट नहीं था, इसलिए रॉकी खुद उसे ट्रेन करता है। धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप और डीप होने लगती है। वे साइंस की बातें करते हैं, अपने प्लैनेट्स के बारे में बताते हैं और अपने फैमिलीज के बारे में बात करते हैं। रॉकी बताता है कि उसके प्लैनेट पर उसकी वाइफ और बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर ग्रेस इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अर्थ पर उसका कोई अपना नहीं था। उसकी जिंदगी मोस्टली अकेली ही गुजरी थी। अब पहली बार उसे किसी के साथ कनेक्शन फील हो रहा था। कुछ दिनों बाद दोनों फाइनली एड्रियन के क्लाउड्स तक पहुंचते हैं और प्लान शुरू होता है। वे चेन के सहारे नीचे सैंपल कलेक्टर भेजते हैं और लकी होकर उन्हें वह ऑर्गेनिज्म मिल जाता है। मिशन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल था, लेकिन तभी अचानक डिजास्टर हो जाता है। शिप का बैलेंस बिगड़ने लगता है, वार्निंग अलार्म्स बजने लगते हैं और टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है। अगर अभी कंट्रोल नहीं मिला तो शिप क्रैश हो सकता था। ग्रेस बाहर निकलता है और देखता है कि सैंपल कंटेनर शिप से अलग होकर लटक रहा है। अगर वह गिर गया तो सारी मेहनत खत्म हो जाती और अर्थ बचाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती। रॉकी उसे रोकता है और कहता है, रिस्क टू मच ग्रेस। लेकिन ग्रेस जानता था कि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वह अपनी जान रिस्क में डालता है और चेन पकड़कर बाहर लटक जाता है। नीचे डेडली हीट थी, ऊपर अनस्टेबल शिप था और बीच में उसकी जिंदगी। लेकिन समहाउ वह सैंपल कंटेनर पकड़ लेता है और पूरे सैंपल शिप के अंदर फेंक देता है। मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उसी दौरान शिप का फ्यूल टैंक डैमेज हो जाता है और प्रेशर ब्लास्ट की वजह से ग्रेस का सिर टकराता है और वह बेहोश हो जाता है। अब उसकी हालत क्रिटिकल थी और अगर जल्दी मदद नहीं मिली तो वह मर सकता था। लेकिन कहानी का सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब रॉकी अपनी सेफ एनवायरनमेंट छोड़कर बाहर निकलता है, सिर्फ ग्रेस की जान बचाने के लिए। वह अपनी लाइफ रिस्क में डालकर उसे वापस अंदर लाता है और ऑक्सीजन सपोर्ट देकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन ऐसा करके रॉकी खुद मरने की हालत में पहुंच जाता है। अब पहली बार ग्रेस समझता है कि रॉकी उसके लिए सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि फैमिली बन चुका है। और दोस्तों, यही कहानी इमोशनल पीक पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब उनके पास सॉल्यूशन तो था, लेकिन आगे आने वाला फैसला उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब दोस्तों, ग्रेस की जान तो बच गई थी, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम सामने आ चुकी थी। उन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलेक्ट किया था, वही अब उनके मिशन की सबसे बड़ी उम्मीद था। यही वह चीज थी जो एस्ट्रोफेज को खत्म कर सकती थी। मतलब अगर यह अर्थ तक पहुंच जाए तो ह्यूमैनिटी बच सकती थी और रॉकी के प्लैनेट का स्टार भी। अब ग्रेस सैंपल पर टेस्ट करता है और कंफर्म हो जाता है कि यह ऑर्गेनिज्म सच में एस्ट्रोफेज को मार सकता है। यह देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट था। बस अब यह सैंपल अपने प्लैनेट्स तक पहुंचाना था। रॉकी अपनी तरफ से ग्रेस को फ्यूल देने का ऑफर करता है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा एस्ट्रोफेज फ्यूल था, इतना कि ग्रेस अर्थ वापस जा सकता था। यह सुनकर ग्रेस इमोशनल हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में उसे लगा था कि यह मिशन उसका आखिरी सफर होगा, लेकिन अब सच में वह वापस घर जा सकता था। अब दोनों दोस्त अलग होने की तैयारी करते हैं। ग्रेस सारी रिसर्च, सैंपल्स और रिकॉर्डिंग्स अपने शिप में सिक्योर करता है और रॉकी भी अपने प्लैनेट लौटने की तैयारी करता है। दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। यह मोमेंट बहुत इमोशनल था, क्योंकि स्पेस की इस एंडलेस डार्कनेस में उन्हें एक दोस्त मिला था और अब दोनों अपनी अपनी दुनिया बचाने निकल रहे थे। अब दोस्तों, ग्रेस क्रायोस्लीप में जाने ही वाला होता है, तभी अचानक शिप में अलार्म बजने लगता है। वह जल्दी से उठता है और जो देखता है
उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसने कलेक्ट किए थे वे शिप के फ्यूल टैंक में घुस चुके थे और एस्ट्रोफेज को खाने लगे थे। मतलब शिप का फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था। अगर यह चलता रहा तो शिप बीच स्पेस में रुक जाएगा। ग्रेस तुरंत कैलकुलेट करता है और समझ जाता है कि अर्थ पहुंचना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी उसे एक और डरावनी बात समझ आती है। उसका शिप जिस मटेरियल का बना था उसी मटेरियल से रॉकी का पूरा शिप भी बना था। मतलब अगर ये ऑर्गेनिजम्स उसके शिप तक पहुंच गए तो रॉकी भी मर जाएगा। अब दोस्तों, ग्रेस के सामने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था। पहला ऑप्शन यह था कि वह अपनी जान बचाए, अर्थ लौट जाए और ह्यूमैनिटी को सैंपल दे दे। दूसरा ऑप्शन यह था कि वह रॉकी को बचाए, लेकिन शायद खुद अर्थ कभी ना लौट पाए। यही वह मोमेंट था जहां उसका पूरा कैरेक्टर चेंज कंप्लीट होता है। शुरुआत में वह सेल्फिश था, अपने लिए जीता था, लेकिन अब पहली बार वह किसी और को अपने से ऊपर रखता है। ग्रेस फैसला करता है कि पहले रॉकी को बचाना है। वह जल्दी से सारे सैंपल्स और अपनी पूरी रिसर्च एक प्रोब में पैक करता है और उसे अर्थ की तरफ लॉन्च कर देता है। मतलब अब अर्थ के पास बचने की उम्मीद थी। इसके बाद दोस्तों, वह अपना शिप टर्न करता है और वापस रॉकी की तरफ निकल पड़ता है। काफी मुश्किलों के बाद वह सही समय पर रॉकी तक पहुंच जाता है और उसे वार्न करता है। रॉकी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन दोनों मिलकर सिचुएशन कंट्रोल कर लेते हैं और रॉकी की जान बच जाती है। यह मोमेंट पूरी मूवी का सबसे इमोशनल सीन बन जाता है, क्योंकि अब यह सिर्फ साइंस मिशन नहीं था बल्कि फ्रेंडशिप की जीत थी। कुछ समय बाद अर्थ पर वह प्रोब पहुंच जाता है। साइंटिस्ट्स को सैंपल्स मिल जाते हैं और वे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से एस्ट्रोफाज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब अर्थ बच जाती है और पूरा प्लैनेट सर्वाइव कर जाता है। ग्रेस ऑफिशियली ह्यूमैनिटी का हीरो बन जाता है। लेकिन दोस्तों, ग्रेस खुद अर्थ वापस नहीं जाता, क्योंकि अब उसके पास फ्यूल नहीं था और सच कहें तो अब उसके पास लौटने की कोई वजह भी नहीं थी। इसलिए वह रॉकी के साथ उसके प्लैनेट चला जाता है। वहां रॉकी उसके लिए एक सेफ हैबिटेट बनवाता है जहां वह सर्वाइव कर सके। सालों बाद हम देखते हैं कि ग्रेस अब वहीं रह रहा है और रॉकी के प्लैनेट के बच्चों को साइंस सिखा रहा है। मतलब जहां से कहानी शुरू हुई थी वह वहीं लौट आया एक टीचर की तरह। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके पास एक दोस्त था, एक नई दुनिया थी और एक नई जिंदगी थी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, उसने अर्थ को बचा लिया था। और यहीं यह कहानी खत्म होती है। लेकिन यह मूवी हमें एक बहुत पावरफुल मैसेज देती है कि कभी कभी साइंस दुनिया बचा सकती है, लेकिन फ्रेंडशिप इंसान को बदल सकती है। ग्रेस अर्थ बचाने गया था, लेकिन वहां उसे खुद अपना असली पर्पस मिला। और यही चीज इस कहानी को इतना स्पेशल बनाती है। एक इंसान, एक एलियन और एक दोस्ती जिसने दो दुनियाओं को बचा लिया। यही थी प्रोजेक्ट हेल मेरी की पूरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और बताना कि अगर आप ग्रेस की जगह होते तो अर्थ लौटते या रॉकी के साथ रुक जाते।